टेस्ट का सिलेबस जो पढ़ा हुआ है वो सारा टेस्ट में आना है, और क्या क्या है। हमने कौन से जो है वो 50 लेक्चर पढ़ लिए हैं। चैप्टर 4 भी कर लें, कैपिटल गेन भी कर लें, प्रॉपर्टी भी कर लें। नहीं, हमने क्या, हमने को कोई वो 100 लेक्चर पढ़ लिए हैं जो आप कुछ नहीं हो। कोई आके कहेगा 11 आधा दे दें, कोई कहेगा 11 1/4 दे दें, कोई कहेगा एक आध सफ़ा काफ़ी है मेरे लिए, तो यही हो जो बड़ी बात है। अच्छा जी, 9 और 11, 9 11। चलें ठीक है जी, चैप्टर 9 और 11 कर लें टेस्ट में। ओके, पेज नंबर 1। कल हमने ये पढ़ा था कि गेन निकालने का फॉर्मूला है कि हाइब्रिड में जल्दी से नोट्स निकाल लें, गेन निकल आएगा। गेन निकालने का फॉर्मूला है कंसिडरेशन में से कॉस्ट माइनस कर दें, यू विल गेट गेन। गेन निकल आएगा। और एक चीज ये पढ़ी थी कि अगर शेयर बेचे हैं 2016 में और पैसे आए हैं 2017 में, तो इसको गेन में डालेंगे 2016 में। हाइब्रिड में लेट आने पे इसको गेन में डालेंगे 2016 में। आ जाए, बैठ जाए। अच्छा, अगली बात हमने ये पढ़ी थी कि अगर हमने कोई प्राइवेट कंपनी के या इस तरह शेयर बेचे हैं, तो ये शेयर्स का बेचना जो है वो चला जाएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में, कैटेगरी 1। और अगर ज्वेलरी वगैरह, और आगे आ जाए पहली रो में, अगर ज्वेलरी वगैरह और कोई चीज़ बेची है तो इसका बेचना चला जाएगा कैटेगरी 2। ओके, अब जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि कैपिटल गेन के चैप्टर में शेयर्स की कॉस्ट कैसे निकलती है, और उस कॉस्ट के निकालने में हमने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मिस्टर अली ने परचेज किए हैं शेयर्स जिनकी कॉस्ट है 40 रुपये, और कमीशन पे किया है परचेज के ऊपर 5 रुपये। पेज नंबर 2। हर किस्म का फन आता है आप लोगों को। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, हाइब्रिड में कौन रोक रहा है? जल्दी करें ना, लेकिन जल्दी आगे आए तो सही। चलना पड़ेगा ना, उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। तो टाइम होता है क्लास का एक, जब मर्जी आ जाएं। जल्दी बैठें, जल्दी बैठें। अच्छा जी, तो हमारी अभी बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात होने लगी है। वो बात ये है कि कैपिटल गेन के चैप्टर में शेयर्स की कॉस्ट कैसे निकलेगी। कैपिटल गेन के चैप्टर में शेयर्स की, तो इसके लिए आप ये पॉइंट पढ़ लें मिस्टर अली वाला, लेकिन नीचे सॉल्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। थोड़ा सा उधर हो जाए ना, कि जगह खुली हो जाएगी बाकियों के लिए। होना तो है ही उधर, थोड़ा सा हो जाए उधर। ओके, अच्छा जी, अब तसल्ली से सारे पढ़िएगा एक ही दफा में। अली ने परचेज किए शेयर्स कॉस्टिंग ₹40। कॉस्ट को हमने नाम रखा था कल, बी नाम रख देंगे, ऐसे ही नाम रखा था ना, कॉस्ट को बी और कंसिडरेशन को ए। Mr. Ali purchased shares costing ₹40 and also paid commission on purchase of ₹5.
खरीदते हुए कमीशन भी पे किया 5 रुपए का, ठीक है, कमीशन भी आपका जेन्युइन खर्चा है, ये माइनस करने की इजाजत होगी, नई बात आपके लिए पता चली। चंद दिनों बाद शेयर्स बेच दिए गए 120 रुपए के। अब ये जो इधर देखें ना, शेयर्स 120 रुपए के बेच दिए गए, इज इट कॉस्ट और कंसिडरेशन? इधर देखें, इस वक्त इधर देखें, इधर देखें, कंसिडरेशन। ये बात ही समझ नहीं तो क्या फायदा। शेयर्स 120 रुपए के बेच दिए गए, बेचने के वक्त कमीशन कितना पे किया गया था? 2 रुपए। बेचने के वक्त कमीशन कितना पे किया गया था? 2 रुपए। अब आप जो है ए में कंसिडरेशन डाल देंगे और बी में सारी कॉस्ट्स डाल देंगे। अली परचेज शेयर्स फॉर ₹40। अली ने 40 रुपए के शेयर खरीदे एंड ऑल्सो पेड कमीशन ऑफ ₹5। 5 रुपए इसकी जेब में आए या गए? गए। चंद दिनों बाद इसने शेयर 120 रुपए के बेच दिए। इसको मैंने क्या ले लिया? ए, कंसिडरेशन। कमीशन बेचते हुए भी पे करना पड़ा, वो कितना था? 2। फाइन पेड टू गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ सेल इज 7। फाइन कैपिटल गेन के चैप्टर का चले खर्चा तो है, लेकिन हम बिजनेस के चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर वहां फाइन पे करें बिजनेस इनकम कमाते हुए तो वो माइनस करने की इजाजत नहीं, जिस तरह वो फाइन माइनस करने की इजाजत नहीं, इसी तरह किसी चैप्टर में भी आप फाइन पे कर दें तो वो माइनस करने की इजाजत। तो ये खर्चा तो है लेकिन माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये खर्चा तो है लेकिन बोले 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 माइनस करने की इजाजत नहीं है। इसी तरह एक और खर्चा उसने दे दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमाने के लिए मैंने रिपेयर की है 14 रुपए की। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमाने के लिए मैंने रिपेयर की है 14 रुपए की। ये 14 रुपए का खर्चा भी माइनस करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये अदर सोर्स के चैप्टर का खर्चा है या कैपिटल गेन के चैप्टर का खर्चा है? ये अदर सोर्स के चैप्टर का खर्चा है, इसलिए ये भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। ना 7 माइनस करने की इजाजत है और ना 14 माइनस करने की इजाजत है। अब बता दें व्हाट इज द कॉस्ट? 47। चलें जी, नोट कर लें, आजे बैठ जाएं, जगह बना दें पहले से। अगर कहीं 5 स्टूडेंट्स बैठे हैं, देख लें कहां 5 बैठे हैं। तसल्ली से पहले पढ़ें फिर नोट करें, खुद क्वेश्चन पढ़ के सॉल्यूशन नोट करें। आगे हो जाए ना, आगे आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। अच्छा चलें, इधर ही बैठना। बना दो जगह भाई, बना दो जगह, बना। चलें जी। अली परचेज शेयर्स कॉस्टिंग ₹40 एंड आल्सो पेड कमीशन ऑफ ₹5। खरीदते हुए कितना कमीशन पे किया? 5 रुपए। चंद दिनों बाद कितने के शेयर बेच दिए? 120 रुपए के। बेचते हुए कितना कमीशन पे किया? 2 रुपए। हाइब्रिड में दूसरी रो में एक्सचेंज कर लें चीजें, फिर हम पढ़ा लेते हैं। हाइट ऑफ एनीथिंग ना, क्लास चल रही है, अगले के कॉन्सेप्ट की जान ले लेते हैं आप। फाइन पे टू गवर्नमेंट द टाइम ऑफ सेल। बेचते हुए जो है वो कितना फाइन पे किया? 7 रुपए। ये फाइन माइनस करने की इजाजत नहीं है किसी भी चैप्टर में, और ऑब्वियसली ये तो वैसे ही इसने भोंगी मारी थी। कैपिटल गेन के चैप्टर में अदर सोर्स के खर्चे तो माइनस करने की इजाजत सिरे से है ही नहीं, इसलिए इसको तो टोटली इग्नोर करेंगे। अब ये कोई मुझे बंदा पढ़ के बता दे कि पॉइंट 4 समझ आ गया जो पिछले सफे पे लिखा हुआ है? Cost shall never include, cost shall never include, cost में बॉल पॉइंट मुंह में नहीं डालनी, cost shall never include, cost में कभी भी शामिल नहीं होगा कोई भी खर्चा। कॉस्ट में नहीं डालना माय ब्रो, नहीं डालना मेरे भाई, नहीं डालना, कॉस्ट में नहीं डालना, कॉस्ट में नहीं डालना, नहीं डालना। साथ वाले को कहें कॉस्ट में नहीं डालने 2 खर्चे। नंबर 1,
एनी खर्चा विच इज डिडक्टेड अंडर, जो किसी और हेड ऑफ इनकम में माइनस हो गया। जैसे अगले सफे पे ₹14 थे, अगले सफे पे ₹14 थे। एनी खर्चा विच इज नेवर अलाउड एज डिडक्शन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम, जो खर्चा बिजनेस में माइनस करने की इजाजत नहीं, वो यहां भी माइनस करने की इजाजत। बिजनेस के यहां एक बात लिखें, बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है, लिख लें लिख लें लिख लें लिख लें ले ले लिख लें लिख लें लिख लें लिख लें। बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है, लिख लें लिख लें। हाइब्रिड में लाइन नंबर बताना पड़ेगा वरना मुझे जिसमें नहीं लिखा जा रहा। बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है। हाइब्रिड में थर्ड रो जल्दी से बॉल पॉइंट निकाल के, उस जैसा खर्चा, ये चीजें पहले करनी होती हैं, उस जैसा खर्चा अगर कैपिटल गेन के चैप्टर में किया तो यहां भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। सही है भाई। हाइब्रिड में इनको रिमोट की सहूलत मुयस्सर है? नहीं है। रिमोट की सहूलत मुयस्सर करें पहली 2 लाइनों को, हर लाइन के लिए अलग रिमोट अरेंज करें आप कंपनी की तरफ से। अच्छा, मतलब ये कि हाथ खड़े करके बता दिया करें ना, मसला है। कॉस्ट में 2 चीजें शामिल नहीं है। नंबर 1 बोलें वो खर्चा जो किसी और हेड का खर्चा है, वो यहां माइनस करने की इजाजत, और वो खर्चे बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है, अगर ऐसा कोई खर्चा हो जाए तो वो भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। डन। अच्छा जी, ये जरा टेबल पढ़ें। आप 3 चीजें बेच सकते हैं। नंबर 1 ओपन, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी या फ्लैट। इन तीनों का किराए पे चढ़ाना कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम। और इनका डिस्पोजल कहां जाएगा? डिस्पोजल, इनकम फ्रॉम। तो बोले इन तीनों का किराए पे चढ़ाना कहां जाएगा, और इन तीनों का बेचना कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। अच्छा, ये आज सबसे पहली दफा हम आपको सेपरेट ब्लॉक इनकम पढ़ाने लगे हैं, जिसके लिए सेपरेट रेट अवेलेबल है, जिसके लिए अदर देन टेबल 1 एंड 2। तो पाकिस्तान में आप कोई प्लॉट बेच दें, कोई घर बेच दें, कोई फ्लैट्स बेच दें, तो रेट्स ये हैं। अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल के अंदर अंदर है, अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल के अंदर अंदर है, अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल के अंदर अंदर है तो क्या करेंगे? तो प्लॉट के केस में 15%, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के केस में 15% और फ्लैट के केस में भी 15% रेट है। लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा से आपने प्लॉट रखा हुआ है और 2 साल के अंदर अंदर आपने बेच दिया, यानी आपने आज खरीदा और हाइब्रिड में 18 महीने, ये क्या तरीके है? क्लास चल रही है, क्लास चलती हुई क्लास में आना फिर सबको, बाकी ना देखा करें लेट आने वालों को, कुछ नहीं होता, आप भी कभी लेट आ सकते। अच्छा, आज खरीदा आपने, थोड़ी सी जगह खुली कर देना, कोने वाले के लिए जरा खुली जगह कर दी। ठीक है अब लेट आ गया, लेकिन अब क्या करें, हल्की सी जगह तो देनी पड़ेगी। अच्छा, आज खरीदा आपने
और उसको बेच दिया 18 महीने बाद, आप बताएं होल्डिंग पीरियड कितना है? 1 साल से ज्यादा बट 2 साल के अंदर अंदर। और अगर 2 साल से ज्यादा 3 साल के अंदर अंदर तो ये रेट है, अगर 3 साल से ज्यादा 4 साल के अंदर अंदर तो ये रेट है, और अगर 4 साल बाद आपने बेचा तो हुकूमत कहती है कोई मसला नहीं, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी या फ्लैट के बेचने पे, सोना नहीं, हाइब्रिड में तो 4th क्लास रुपये, ये चक्कर नहीं क्लास में, तो आपको जो टैक्स लगेगा वो 0% लगेगा। और अगर आपने 6 साल बाद प्लॉट बेचा तो फिर प्लॉट के बेचने पे भी हम टैक्स नहीं लगाना चाहते, कोई मसला नहीं। तो मकसद इनका ये है कि अगर ये चीजें आप ज्यादा अरसा रख के बेचोगे तो हम इनके बेचने पे टैक्स लगाना नहीं चाहते, लेकिन अगर जल्दी जल्दी बेच दोगे, जितनी जल्दी बेचोगे उतना ज्यादा टैक्स लगेगा। लेकिन ये सारा तब है जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है 30 जून 24 से पहले पहले, जब आपने चीज खरीदी हुई है 30 जून 24 से पहले पहले। इसका हम नाम रख देते हैं ना, पुरानी खरीदी हुई है, पुरानी खरीदी हुई है, पुरानी बाय की हुई है, पुरानी खरीदी है। और जिस प्रॉपर्टी को आपने नया खरीदा है, नया का क्या मतलब है? एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जुलाई। अगर आपने नया खरीदा है, इसे ताजा ताजा, अभी खस्ता खस्ता नरम नरम, फिर और बात है। बॉल पॉइंट जरा मुंह से निकाल दें, बॉल पॉइंट तो मुंह में नहीं डालने। डन। चलें जी, अगर नया खरीदा तो बोलें फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2024। अगर ये एक्टिव टैक्स पेयर है, एक्टिव टैक्स पेयर कौन सा होता है? जो नॉर्मली एक्टिवली टैक्स जमा करवाता रहता है। अगर ये एक्टिव टैक्स पेयर है, जल्दी कर लें जो करना है। कितने पे करना है? विंग्स ऊपर करने, जो भी करना है करें। समीर जाके देखें क्या करना है। अच्छा, अगर ये एक्टिव टैक्स पेयर है, बोले अगर ये, तो इसके लिए फिर रेट कितना है? चाहे 10 साल बाद बेचें। सुने इधर, मेरी बात सुने, खुदा के लिए मेरी बात सुने। अगर चाहे आप, इसमें कोई होल्डिंग पीरियड है ही नहीं, ऐसा वाला कोई चक्कर ही नहीं, जाए सेकंड रो में देखें क्या मसला है। जल्दी जाए ना समीर, जल्दी जाए ना, सेकंड रो में हो गया मसला। ओह, बता देना था, फिर बंदा ना भेजते, हमने तो पूरा बंदा भेज दिया उधर। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि अगर नया खरीदा है प्लॉट तो फिर कितने % टैक्स रेट लगेगा? 15%। अब ये 15% कितने अरसे के अंदर अंदर बेचे तो लगेगा? जब मर्जी। थोड़ा सा अंदर होके बैठा करो, आपको देखना होता है इधर, मैंने अंदर हो। कब बेचें इसको? जब मर्जी। थोड़ा आप ही की वजह से एक्टिव रहता हूं मैं, ठीक है? जब मर्जी हो जो बात। लेकिन अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है, यानी आप एक्टिवली टैक्स जमा नहीं करवाते, तो अगर आप नॉन एक्टिव हैं, यानी कभी टैक्स जमा करवा दिया कभी नहीं करवा दिया, नॉन एक्टिव हैं, फिर आपके लिए जो है ना प्रोग्रेसिव स्लैब रेट्स हैं। वो जो टेबल 1 और 2 वाले हैं, डिवीजन 1 से मुराद वही है, डिवीजन 1 का मतलब है टेबल 1 और 2, वो जो टेबल 1 और 2 वाले रेट हैं, फिर आपके लिए टेबल 1 और 2 वाले रेट ही हैं फॉर इंडिविजुअल्स एंड एओपीज। अगर आप इंडिविजुअल एओपी हैं तो टेबल 1 और 2 वाले रेट हैं। दिस रेट शेल नॉट बी लेस देन 15%, लेकिन किसी भी सूरत में रेट 15% से कम नहीं होगा। ये ना एक साइंस होती है ब्रैकेट वाली, ये हम फिर कभी समझेंगे, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के ना, जब थोड़ा थोड़ा हम न्यूमेरिकल करने के काबिल हो जाएंगे फिर हम इस लाइन को समझेंगे न्यूमेरिकली। लेकिन थ्योरी की हद तक तो पढ़ लेना, याद भी कर लें। ये रेट मैक्सिमम कितना? 15% से कम, 15% ज्यादा होना चाहिए। जैसे आप दूध वाला दूध डाल रहे हैं, आपके यहाँ 2 किलो से कम तो नहीं है, 2 किलो तो कम से कम दो ना आज,
ओके नहीं यार शॉर्ट आई है ना, नहीं इससे कम तो नहीं। तो रेट आप लगाएं, प्रोग्रेसिव रेट लगाएं, टेबल 1 और 2 वाले रेट लगाएं, लेकिन अगर 15% से कम रेट लगे टेबल 1 और 2 में वो एक्सेप्टेबल नहीं, फिर मेरे मजबूरी में कितना लगाना पड़ेगा 15। तो मतलब ये है कि जो नॉन एक्टिव लोग हैं उनके लिए कम से कम रेट क्या है 15, लेकिन अगर टेबल 1 2 लग गए तो फिर 15 से भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इनको जुल्म करने टेबल 1 2 में तो 35% तक रेट है। अच्छा जी, अब बात क्या बनी, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह प्लॉट वगैरह खरीद के रखा हुआ है 1 जुलाई 24 से पहले पहले, तो आपके लिए यह रूल है कि आप डिपेंडिंग अपॉन होल्डिंग पीरियड टैक्स देंगे। बट अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है 1 जुलाई 24 के बाद, तो फिर आप होल्डिंग पीरियड पर डिपेंड नहीं करेंगे, फिर आपका स्टेटस बताएगा। अगर आपका स्टेटस है मैरिटल, अगर आपका स्टेटस है एक्टिव टैक्स पेयर, तो फिर आपके लिए रेट क्या है, और अगर आप नॉन एक्टिव टैक्स पेयर हैं तो फिर आपके लिए टेबल 1 और, लेकिन टेबल 1 और 2 में एक ध्यान रखिएगा कि रेट 15% से ज्यादा हो, 15% से अगर कम लग रहे तो आगे फिर 15 ही लगा लीजिए। डन। पढ़ें जी आज जिंदगी की पहली सेपरेट ब्लॉक इनकम। मुंचों को ताव क्लास के बाद दे दें या पहले, दरमियान में वाला प्रोग्राम नहीं है। 3A, a gain arising on the disposal of immovable property। एक गेन जो आ रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, ओपन प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, फ्लैट सिचुएटेड इन पाकिस्तान, बाया पर्सन काट दें, इन टैक्स ईयर शेल बी चार्जेबल एज सेपरेट ब्लॉक। ये सेपरेट ब्लॉक के तौर पे जाएगा। सेपरेट ब्लॉक का क्या मतलब है, इसके सेपरेट रेट लगेंगे, सेपरेट रेट लगेंगे। किसी भी किस्म का सहारा मत ले, नींद ना आ जाए, तो सेपरेट रेट लगेंगे। अच्छा जी, चलें शुक्रिया। अब मुझे आप ये बताएं जरा सोच के एक बात, कि फाइनल टैक्स रिजीम और सेपरेट ब्लॉक में क्या फर्क है। फाइनल टैक्स रिजीम का भी तो अलग रेट था, जैसे उसका भी शायद 15 ही था, 15% डिविडेंड का। जी आपको पता होगा फाइनल टैक्स रिजीम और सेपरेट ब्लॉक में क्या फर्क है। फाइनल टैक्स रिजीम पर आपको पता है असल में कंपनी टैक्स काट लेती है शेयर होल्डर का, या बैंक टैक्स काट लेता है जिसने बैंक में इंटरेस्ट कमा रहा है उसका। लेकिन प्रॉपर्टीज में तो असल में ना कुछ लोग होते हैं समझदार जो दूसरों का टैक्स काट सकते हैं। जैसे कंपनीज होती हैं, जब वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगी तो तब क्या काट लेंगी, टैक्स काट लेंगी। ठीक है, इसी तरह अगर कोई बैंक है, बैंक तो पाकिस्तान में गिने चुने हैं, कंपनीज भी पाकिस्तान में गिनी चुनी है, तो अब ये जो बैंक्स हैं अगर किसी को पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट की तो ये भी टैक्स काट लेंगे, इनसे भी उम्मीद है इनको समझाएंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन प्रॉपर्टीज तो दुनिया जहान के लोग एक दूसरे को बेचते रहते हैं। कभी वो अंकल रशीद आंटी रशीदा को बेच रहे होते हैं प्रॉपर्टी, कभी वो आंटी सलमा जो है वो बाबा जी को बेच रही होती है प्रॉपर्टी। अब ये लोग कहाँ एक दूसरे के टैक्स काटेंगे। तो इसलिए यहाँ पे टैक्स की विदहोल्डिंग नहीं है, टैक्स काटा नहीं जाता, लोग नहीं काटते पाकिस्तान में टैक्स एक दूसरे का। तो इसलिए इन लोगों को खुद ही आके टैक्स जमा करवाना है जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेची है। वो कराएं ना कराएं ये हमारी बहस नहीं है आज की, वो कराते हैं नहीं कराते हैं। तो जिन लोगों ने पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बेची है वो खुद आके टैक्स जमा कराएं या कोई इनका टैक्स काटेगा। तो नॉर्मली फाइनल टैक्स रिजीम में टैक्स कटता है, लेकिन सेपरेट ब्लॉक में टैक्स कटता नहीं, इसलिए उसका नाम फाइनल टैक्स रिजीम है और इसका नाम सेपरेट ब्लॉक है। बस ये फर्क है, सेपरेट ब्लॉक में टैक्स नहीं कटता। उंगली मुंह में नहीं डालनी, बस सेपरेट लिख लें, सेपरेट ब्लॉक में टैक्स नहीं कटता। ये एडमिशन के टाइम पे आइंदा बताया करेंगे, सेपरेट ब्लॉक में टैक्स नहीं कटता। अच्छा, इन बातों का ध्यान घर में भी रखने लग गए हैं या मजमे के सामने रखते हैं।
ओके, a gain arising on the disposal of immovable property situated in Pakistan in a tax year shall be chargeable under that separate block on the basis of holding period as under. Immovable property refers specifically to capital asset and does not include offices, factories. Offices और factories इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि offices और factories को हम देखेंगे income from business के चैप्टर में. किसी ने ऑफिस बेच दिया, अपना फैक्ट्री बेच दी, वो तो उसके बिजनेस की थी ना, उसको वहां देखेंगे हम. और इमूवेबल प्रॉपर्टीज हेल्ड बाय रियल एस्टेट. रियल एस्टेट डीलर्स की टैक्सेशन जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस. इसलिए रियल एस्टेट वाले भी अक्सर प्रॉपर्टीज बेचते हैं, वो यहां नहीं आएगा. हाँ, किसी बंदे ने, मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी बेच दी, मिस्टर बी ने बेच दी, सी ने बेच दी, वो यहां आ जाया करेगा, लेकिन बाकी नहीं आएगा. ओके, अब मेरे भाई मुझे ये बताएं, एक छोटा सा अगर हम न्यूमेरिकल करें. बॉयज हाइब्रिड में से सवाल आया है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के केस में क्या होगा और उसकी सेल्स को. जी बिल्कुल बताएंगे आपको इंशाल्लाह, अभी दिन आने दें. अच्छा जी, अभी तो हमने वो इश्यू नहीं छेड़ा. अब मोहतरम एक साहब हैं मिस्टर उमर, इनहेरिटेंस पे प्रॉपर क्लास होगी इंशाल्लाह. इन्होंने इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाई 2 मिलियन, नंबर 1. और नंबर 2, इन्होंने किया डिस्पोजल ऑफ, ये टैक्स ईयर है हमारा 2025, डिस्पोजल ऑफ प्लॉट ऑन 12 मई 2025 which was purchased on 8 सितंबर 2021. इनकम फ्रॉम बिजनेस आपकी आ गई 2 मिलियन. अच्छा, इसकी कॉस्ट है 23 लाख रुपए और आपने डिस्पोज किया है इसको 4 मिलियन में. ठीक है जी. इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है? 2 मिलियन. और प्लॉट आपने 23 लाख का खरीद के कितने का बेच दिया है? 4 मिलियन का. आंसर जी मोहतरम, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस 2 मिलियन. इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम नहीं, नॉर्मल रिजीम तो कल थी. सबर सबर, मैं नोट करने का टाइम दूंगा, मैं नोट करने का टाइम दूंगा. सबर, नॉर्मल रिजीम तो कल थी. कल हमने कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम की थी, जिसमें प्राइवेट कंपनी, हाइब्रिड में थर्ड राउंड में बातें करने में हद होगी, टाइम निकाला करें बस बातें निकालने की. तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, ज्वेलरी बेचना, कॉइन बेचना, मेडोलियन बेचना, ये सारी चीजें बेचना इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में. प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचना कैपिटल गेन में, लेकिन वो नॉर्मल रिजीम था कल. आज मेरी कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम नहीं है, आज मेरी कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक है. डिस्पोजल ऑफ प्लॉट, डिस्पोजल ऑफ प्लॉट. ये न्यूमेरिकल का फेस बन रहा है, मुंह बन रहा है. कितने का बेचा, कितने का खरीदा था? जवाब 17 लाख जी. टोटल कितना हो गया? 3700,000. ये इसकी टोटल इनकम निकल आई. लेस, इसको निकाल दें दोबारा, इसको निकाल दें यहां से, जिस तरह फाइनल टैक्स रेजिम को नहीं निकालते थे. निकल जाओ यहां से. इसलिए निकल जाओ कि बिजनेस इनकम तो नॉर्मल रिजीम है ना, बिजनेस इनकम पे तो टेबल 1 और 2 लगने हैं, और इस पे आज नए वाला टेबल लगना है, इसलिए इसको यहां से निकाल दें. वो आ जाके वही बोर्ड, ये 2 मिलियन आ जाके वही आ गया 2 मिलियन. सो 2 मिलियन इज माय टैक्सेबल इनकम. अगर ज़कात होती है हम वो भी माइनस कर देते हैं. अभी टैक्स निकालते हैं इसका इंशाल्लाह. चलें जी, नोट करें सवाल.
हाँ जी, जी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कभी कभी नॉर्मल रिजीम में गिरती है, कभी कभी सेपरेट ब्लॉक। कल जो हमने प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचे थे, ज्वेलरी बेचा था, वो नॉर्मल टैक्स रिजीम, और आज जो हम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं वो सेपरेट ब्लॉक। तो कैपिटल गेन रंग बदलती है किसकी तरह? गिरगिट की तरह। गिरगिट को अंग्रेज अंग्रेज क्या कहते हैं? कैमिलियन की तरह। जी नहीं, ये हेड्स ऑफ इनकम में तो है, लेकिन ये सेपरेट है ना, इसलिए इसको माइनस करेंगे, और हल कोई नहीं है ना इसका। देखें साथ वाले ने माशाल्लाह जुमे की भी तैयारी की हुई है आज। फैसल मस्जिद जाना है, बादशाही मस्जिद जाना है, मॉडल टाउन एल ब्लॉक की मस्जिद जाना है, ठीक। हो गया जी नोट? चलें, क्वेश्चन तो नोट हो गया होगा, अब सोल्यूशन नोट कर लें। बिजनेस इनकम कितनी थी? 2 मिलियन। प्लॉट कितने का खरीदा था? 23 लाख। बेचा कितने का था? 40 लाख। चलें जी नोट करें। ये माशाल्लाह हाइब्रिड में तो मोबाइल भी चार्ज होते हैं, तो ये तो हमें अभी पता चला, तारें लटकी रहती हैं। अच्छा जी, गुजारा राइटिंग जी अच्छी कर लें, कर लें। बेटी मैं सालन सही बना रही हूँ या सही बनाया करूँ? मैं सही बना लिया करें। बॉल पॉइंट मुंह में, बस ये पता नहीं कहाँ से सीखी हैं चीज़ें, बॉल पॉइंट मुंह में, ये आदत छूट ही नहीं रही। ये इंशाल्लाह हम 6 महीने लगा के ट्राई करते हैं, वरना अगले टीचर को हैंड ओवर करेंगे। ये बच्चा ले लें, अभी तक बॉल पॉइंट मुंह में डालते हैं। अच्छा जी, अब आप 2 मिलियन पे पहले अलग से टैक्स निकालें। चपतूर 4, सैलरी ना हो तो कौन सा टेबल लगेगा? टेबल 1। लगाएं जी टेबल 1। हाँ जी बोलें जी। सीरियल नंबर 4 कितना है? 2 मिलियन, तो 170,000। अच्छा, इस टैक्स को कहते हैं टैक्स अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम, क्योंकि टेबल 1 और 2 लग रहे हैं ना। 1,70,000 प्लस ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 16 लाख। जी जवाब दे दें आज। 2,90,000। अब इसमें आप ऐड कर दें क्या? टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लॉट। प्लॉट कितने के गेन पे बेचा? प्लॉट बेचने पे कितना गेन आया? 17 लाख। प्लॉट बेचने पे कितना गेन आया? 17 लाख को मल्टीप्लाई करें, 17 लाख को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई
17 लाख को मल्टीप्लाई करें, होल्डिंग पीरियड बताएं जी। अच्छा, इसका तरीका देखें उंगलियों पे गिनने का, जरा खोल के रखें उंगलियां। 8 सितंबर 21 है, अब आप उंगलियों पे पहला गिने। 8 सितंबर 22, बोलें 8 सितंबर 23, 8 सितंबर 24। अब मैं 8 सितंबर 25 नहीं बोल सकता क्योंकि वो तो आगे निकल जाएगा, तो बोले 3 साल से ज्यादा 4 साल के अंदर अंदर। भाई अगर आपको किसी की डेट ऑफ बर्थ बता दी जाए और डेट ऑफ डेथ बता दी जाए तो आप बता सकते हैं ना दुनिया में कितना अरसा रहा, मैं अहम था, यही वहम था। तो अच्छा, ये है क्या 1 साल से ज्यादा 2 साल के अंदर अंदर? नहीं। 2 साल से ज्यादा 3 साल के अंदर अंदर? नहीं। 3 साल से ज्यादा 4 साल के अंदर अंदर? ओपन प्लॉट या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी या फ्लैट? ओपन प्लॉट। ओपन प्लॉट 3 साल से ज्यादा 4 साल के अंदर अंदर। इसको यहां से पकड़ लें और इसको यहां से पकड़ लें और बार ये आ जाएगा 7.5%। तो 7.5% रेट लगा दें। फिर इस सवाल से छुट्टी तेरी मेरी कुट्टी। 1275000। हो गया जी, क्लियर हो गया। सेपरेट ब्लॉक न्यूमेरिकल में कहां आएगा? टोटल इनकम में से क्या कर दिया करेंगे इसको माइनस। माइनस करने का मकसद क्या होगा? इस पे अलग रेट लगना है, इस पे अलग रेट लगना है। अच्छा जी, अच्छा ये जो एग्जेम्पशंस है ना अब आ रही हैं आगे हमारी, इनमें थोड़ी सी ना एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको थोड़ा रिमूव करना है या आई कैप से ईमेल करके हम चेक करेंगे, इसलिए इसको अभी क्वेश्चन मार्क लगा दें, इसको छोड़ दें। अच्छा, सेक्शन 38 तो वही वाला है जो कल हमने पढ़ा था सारा। सेक्शन 38 क्या है? अब ये लॉस की बात कर रहे हैं। कल हमने गेन और लॉस दोनों की बात डब्बे में डाल के कर ली थी, आज यहीं पे जरा लॉस के बारे में आपको क्लैरिटी दे रहे हैं। कहते हैं कैपिटल गेन का जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो खर्चे आपको डिडक्शन आपको माइनस करने की इजाजत है। आप कोई भी कैपिटल एसेट बेचो, आप कोई भी कैपिटल एसेट बेचो, आपको माइनस करने की इजाजत है उसके। जैसे हमने लिखे हैं कल कैटेगरी नंबर 1, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स पे लॉस आ रहा था, हमने माइनस किया था, इसकी मिसाल है कैटेगरी 1। तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स पे लॉस आ रहा था, कल हमने माइनस किया था। दोबारा पढ़ लें, कहते हैं कैपिटल गेन निकालते हुए अगर कोई डिडक्शन हो तो वो आपको माइनस करने की इजाजत है। कोई भी लॉस आपको डिडक्ट करने की इजाजत है, शर्त यह है कि वो कैपिटल एसेट के बेचने पे आया हो। तो ये अब वापस आ जाए कल वाली एग्जांपल में। अभी आप लोग ना ये देखें, कल हमने किया था ना ये लॉस माइनस, बल्कि तो अगले सफ़े पे थी एग्जांपल। कल हमने ये लॉस उसी सफ़े पे नहीं, अगले सफ़े पे है। तो अगले सफ़े पे ये एग्जांपल थी जिसमें ये देखें ये लॉसेज आ रहे थे, तो ये सारे माइनस करने की इजाज़त है। तो कासिम के सवाल में डी कंपनी ये सारे लॉसेस माइनस करने की इजाज़त है। तो बोले कैटेगरी 1 वाले लॉसेस, कैटेगरी 1 वाले
अलाउड एज डिडक्शन, बोलें कैटेगरी 1 वाले लॉसेस अलाउड एज, इनको डिडक्ट किया था कल हमने, लेकिन ये पॉइंट 2 भी कल हमने किया था, लॉस विल नेवर बी अलाउड एज डिडक्शन वेयर गेन इज नॉट चार्जेबल। गेन नॉट चार्जेबल का मतलब क्या होता है? एग्जाम। तो कल एक सवाल हमने किया था जिसमें गेन एग्जेम्प्ट था, तो जब गेन एग्जेम्प्ट था तो लॉस भी एग्जेम्प्ट है, वो भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये अगले सफे पे देखें, हमने इसकी मिसाल की थी। एग्जेम्प्ट एसेट के बेचने पे गेन हम इनकम में नहीं लेके गए थे और लॉस भी खर्चे के तौर पे हमने माइनस नहीं किया था। लॉस विल नेवर बी अलाउड एज डिडक्शन वेयर गेन ऑन डिस्पोजल इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। द लॉस ऑन डिस्पोजल शैल बी कैलकुलेट। अच्छा, ये एक फॉर्मूला इन्होंने लॉस का बनाया, ये एक फॉर्मूला, ये आप लोगों ने समझना है मेरे से आज। ये फॉर्मूला शुरू होते हैं ए से और खत्म होते हैं बी पे, ए माइनस बी। कल गेन निकालने का तरीका था कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, और आज लॉस निकालने का तरीका है, लेकिन हम न्यूमेरिकल में इस तरह नहीं किया करेंगे। न्यूमेरिकल में हम इस तरह नहीं किया करेंगे। न्यूमेरिकल में आपको पता था हम 70 माइनस 40 करते थे, 30 का गेन आ जाता था, और न्यूमेरिकल में हम 5 माइनस 20 करते थे तो नेगेटिव 15 का लॉस आता। न्यूमेरिकल में हमेशा इसको इसमें से माइनस करें, हमेशा इसमें से, यानी कि ये पकड़ें और ये माइनस करें, ये पकड़ें और ये माइनस करें। न्यूमेरिकल में ये करना है कि इसको पकड़ के जब ये माइनस करने जवाब पॉजिटिव में आए तो गेन, इसको पकड़ के ये माइनस किया जवाब नेगेटिव में आए तो। लेकिन वो बोंगे ने कहा है जिस वक्त गेन आ जाए तो उस वक्त जो है वो आप ऐसा करना, इसको ए ले लेना, इसको बी ले लेना, और जिस वक्त लॉस आ जाए इनको ए ले लेना, इनको बी ले लेना, पागल है। तो ये कोई ऐसी जरूरत नहीं थी बताने की। तो बता दें अगर लॉस आ जाए तो फिर ए क्या हो जाएगा? कॉस्ट, और बी क्या हो जाएगा? कंसिडरेशन। ये पॉइंट 4 वही है जो सुबह सुबह हम पढ़ के आ गए हैं, अभी अभी हमने पढ़ा है। कॉस्ट में दो चीजें कभी नहीं डालनी, बोले कॉस्ट में दो चीजें कभी नहीं डालनी। एक किसी और हेड का खर्चा नहीं डालना, और एक ऐसा खर्चा जो बिजनेस में बुरा खर्चा है वो भी कॉस्ट में नहीं डालना। तो कॉस्ट में ये दो चीजें कभी नहीं डालनी। कॉस्ट शेल नेवर इंक्लूड द फॉलोइंग टू, किसी और हेड का खर्चा 14 रुपए था मेरे ख्याल से उस एग्जांपल में, और वो खर्चा जो बिजनेस में माइनस करने की इजाजत नहीं है, जैसे 7 रुपए था उधर, तो कॉस्ट में ये चीजें नहीं डालनी। और ये तो कल हमने बड़े डंके की चोट पे पढ़ा था कि इन एसेट्स को बेचने पे अगर लॉस आ जाए तो कैटेगरी 2 की वजह से माइनस करने की इजाजत नहीं है। नो लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ। असल में ना ये सेक्शन लॉसेस का था, इस तरह आप समझ लें कि ये वाला जो सेक्शन था ना 37 सॉर्ट ऑफ, ये किसका था? गेन्स का था। तो गेन्स में असल में ये वाली बातें डिस्कस हुई थी, लेकिन अभी हम पढ़ने गए हैं लॉसेस। तो लॉसेस कहां मिले हमें? सेक्शन 38 में। और यहां आके अब हम लिख लेते हैं 38 के 1 में ये डिस्कस हुए, 38 के 5 में 2 में ये डिस्कस हुआ है, और 38 के 5 में ये डिस्कस हुआ है। ऐसा ही है ना? नहीं जाके देखें, यस यूज नहीं करने प्रोग्राम होते, जाके देखा करें 1 में ये हुआ है, 9 में ये हुआ है, 5 में ये हुआ है, चपेड़ में ये हुआ है, तपड़ में ये हुआ है। कनाडा से कॉल आ रही है, उठा लो। बंद हो गई, कॉल बैक कर लो, आप नोट कर लें, मैं कॉल बैक कर लूँ, कॉल बैक कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम हैदर, हैदर नाम है इसका, हैदर आला तालीम हासिल करने गया हुआ है। वालेकुम सलाम हैदर, क्या हाल है? खैरियत से हो? हैदर क्या क्या टेम्परेचर चल रहा है इस वक्त? माइनस टेम्परेचर, माइनस प्लस हो गया?
10 चल रहा है, ठीक है। बाहर निकल के ज़रा देखो। अच्छा माशाल्लाह। और आप खैरियत से हो? करीब मस्जिद तो है ना, 5 नमाजें वहीं पढ़ रहे हो ना? माशाल्लाह, चलो ज़बरदस्त। और खैरियत से हो? अभी ना तकरीबन कोई 200 बच्चा सामने बैठ के और कोई लाइव बहुत सारा बच्चा जो है और साथ जो है वो पढ़ रहे मेरे से, तो फिर हम शाम को बात करें। चलो ठीक है हैदर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, हम क्या बात कर रहे थे? टेम्परेचर। तो आप बोलें ये लॉस कौन सा माइनस करने की जरूरत नहीं है? कैटेगरी 1 नहीं, कैटेगरी 2 का लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो ये 5 बातें बता दें लॉसेस के अंदर। नंबर 1, आमतौर पे तो लॉस माइनस करने की इजाजत है। प्राइवेट कंपनी के जैसे लॉस थे वो माइनस करने की इजाजत है। अच्छा, जो गेन एग्जेम्प्ट है उसका लॉस भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। अगली बात, लॉस निकालने का फॉर्मूला हो गया, कॉस्ट का तरीका हो गया, कोई भी लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं है अगर इनको हमने किसी साल भी बेचा। अच्छा जी, पेज नंबर नहीं, इस पे नहीं भी आए। पेज नंबर 4, capital gain on disposal of securities. Let's have some H2O. H2O थोड़ा सा लें भाई। एसी को क्या करना है, इससे घूरने से तो कुछ नहीं होगा ना, ये रिमोट पकड़े पिछली रो से। कैपिटल गेन ऑन, सीट बदल लें या कुछ भी कर लें, जल्दी डिसाइड करें जो भी करना है। इसके पर ऊपर कर दें, कम करवा दें, 15 कर दें, 14 कर दें, टेम्परेचर ज्यादा करवा। अच्छा टेम्परेचर क्या चीज, इसका मुंह खोल दें, इसको एग्जैक्ट 23 पे कर दें, 23.5 पे। इसको जी आप क्या कराना चाहेंगे? आप भी कुछ बता दें भाई। इसको 23 पे करना था। इस साथ वाले के कंधे का कोई कसूर नहीं, उसने कोई किराया नहीं दे रहे आप उसको, क्लास चल रही है तो। ये बिल्कुल उसी तरह के अनजान मोटरसाइकिल के ऊपर जाके बैठ जाना, कुछ और लगा भी छोटे स्टैंड पे होता है, वो मोटरसाइकिल वाले को गुस्सा चढ़ता है, पाईजान ये हो गया। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं, लो जी रिमोट ही चेंज होता रहेगा जगह जगह। कैपिटल गेन, भाई अपना अपना रिमोट लाया करें कल से सारे घर से। कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, सेक्शन 37A। भाई ये कल से ना रिमोट खत्म करो, ये सीट चेंज कर लिया करेंगे, जगह होती है इधर उधर उठ के चले जाया करें। द कैपिटल गेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज shall be chargeable to tax at the prescribed rates। भाई ये सिक्योरिटी एक नई बला आ गई है, असल में पब्लिक कंपनी के शेयर्स की डिस्पोजल यहां आया करेगी। सेक्शन 37 में क्या आ रही थी? प्राइवेट कंपनीज के शेयर की डिस्पोजल। ये मैं नोट कर रहा हूं, ये दोनों आप बातें करें, अभी करते हैं कुछ ये बॉयज का इन दोनों। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स की डिस्पोजल कहां आई थी? सेक्शन 37 में। और सेक्शन 37A में क्या आएगी? पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचना। एक बात सुन लें आप, आज से चंद साल पहले पब्लिक कंपनी के, उंगली मुंह से निकाल, आज से चंद साल पहले पब्लिक कंपनी के शेयर्स का बेचना एग्जेम्प्ट था,
यानी अगर आप पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचते थे तो टैक्स नहीं लगता था। लेकिन सेक्शन नया आया 37A यानी पहले ये लॉ में मौजूद नहीं था। जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जिंदगी में पहली दफा आया था उस वक्त ये सेक्शन मौजूद नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है, लोगों की जरूरतें बढ़ती जाती हैं और हुकूमत भी जो है वो टैक्सेस लगाती रहती है, तो फिर ऐसी सूरत में आपको नए नए टैक्सेस देखने को मिलते हैं जो आपने जिंदगी में भी कभी नहीं देखे होते। तो इस वक्त हम बात करने लगे हैं सेक्शन 37A की। सेक्शन 37A, अगर हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की ज़ियारत करें तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है वो आपको मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान FBR की वेबसाइट के ऊपर। इसमें आप ये बेस्ट तरीके से चेंज करना। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये अमेंडेड है अप टू 31 जुलाई 2005। तो इस इनकम टैक्स 2025 इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में आपको सेक्शन 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ 4A आ गया। 4A के बाद इन्होंने 4B डाल दिया हुआ था, इसके दरमियान में इनको एक डालना पड़ा, तो 4A भी डाल दिया इन्होंने। देखें सही, लुट मची हुई है। तो 4C डाल दिया, सेक्शन 5 डाल दिया, करते करते सेक्शन 7 के बाद इन्होंने लुट मचा दी। 7 आबा साडा एफ, तो इन बहुत सारे सेक्शन डाल दिए। शिपिंग्स के ऊपर, प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर सेक्शन 7 भी हमने पढ़ा है, ये बाद में आया था। टैक्स ऑन बिल्डर्स, टैक्स ऑन डेवलपर्स, टैक्स ऑन डीम्ड इनकम भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। टैक्स ऑन, ये नई नई जरूरत पड़ती रहती है हुकूमत को, ABCDEF याद आते रहते हैं। और चलते 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 अगर आप चलें तो हमें मिलेगा यहाँ पे सेक्शन 37। सेक्शन 37 आपको सबसे नीचे नजर आ रहा है, एंड दैट इज कैपिटल गेन। और सेक्शन 38 है डिडक्शन ऑफ लॉसेस। ये तो ताजा पढ़ के आए ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सेक्शन 39 और सेक्शन 40। इस चैप्टर का नाम क्या था? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और इसी तरह आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के चैप्टर के अंदर भी सेक्शन पढ़ के आए हैं। इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर के अंदर, इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर के अंदर तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है वो जरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी डिडक्शंस, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स रिसीव्ड इन रिलेशन टू बिल्डिंग। तो ये सारे सेक्शन वक्त गुजरे। असल में एक जमाना था कि प्रॉपर्टी के चैप्टर में खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन फिर लॉ मेकर को तरस आया, उसने कहा मैं प्रॉपर्टी के चैप्टर में खर्चे माइनस करने देता हूं। इसने फिर नया सेक्शन ही उठा के डाल दिया जिसका नाम रख दिया 15A। तो अब हम पढ़ने लगे हैं सेक्शन 37A। तो कल तक हमने पढ़ा था सेक्शन 37। तो सेक्शन 37A कहता है कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। और सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में भी हम पढ़ेंगे कि पब्लिक कंपनी के शेयर्स आएंगे। कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कैपिटल एसेट की, उसमें प्राइवेट कंपनी के शेयर्स थे, ज्वेलरी थी। आज हम डेफिनेशन पढ़ेंगे सिक्योरिटीज की, इसमें पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं। पब्लिक कंपनी वही वाली पब्लिक कंपनी जिसकी कल डेफिनेशन पढ़ी थी। तो अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचेंगे तो सेक्शन 37 कैपिटल एसेट, और अगर पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचेंगे तो सेक्शन 37A सिक्योरिटीज। और एक बात सुन लें, आज मेरे पास आना और पास आना, बस यहां तक ठीक है, और आगे ना हो। ये भी सेपरेट ब्लॉक है, इसके भी सेपरेट रेट हैं, दिए होंगे पेपर में, परेशान नहीं होना, दिए होंगे पेपर में। ये भी सेपरेट ब्लॉक है। यानी पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचने के भी सेपरेट रेट है। वो देख रहे हैं बात किस तरफ जा रही है? ठीक है, चलें वापस आ जाएं, जिथे दी वापस आ जाएं, पेज नंबर 4। भाई जिनको समझ आ जाए करे वेल एंड गुड, जिनको इन चीज़ों का पता नहीं उनको बताने की ज़रूरत नहीं। उनकी इतनी ज़िंदगी गुजर गई है इन मुहावरों के बगैर, तो अगली ज़िंदगी भी गुजार ही लेंगे। कल मैंने किसी जगह कह दिया काली अग्गे टोए, तो अब अगला बार परेशान है कि कौन सी बातें कर रहे हैं। या आप बताओ कौन काली अग्गे टोए? बता दें यार, पढ़े लिखे लोग हैं सारे, खड़े हो जो काली अग्गे टोए। ओह वेल डन यार, एक्सीलेंट, आई रियली अप्रिशिएट यू, माशाल्लाह। इस वक्त तो कुछ नहीं है बहरहाल, अगर अच्छा चलें इसको इंशाल्लाह कल आप बताइएगा। काली होते जल्दी,
टोए होते हैं रोड़े, स्पीड ब्रेकर, तो समवन वाज इन हरी, तो फिर बेचारे के आगे टोई आए जा रहे थे हर जगह, पहले ही जल्दी में थी, ऊपर से आगे टोए आ रहे। अच्छा जी, कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। द कैपिटल गेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज shall be chargeable to tax at the, यहीं से पता चल गया कि ये सेपरेट ब्लॉक है। प्रेस्क्राइब रेट का क्या मतलब है, इसके अपने रेट हैं या टेबल 1 2? तो अंगूठे को, दांतों को टच भी ना किया करो क्लास में, वरना अंगूठे धो के आया करो, फिर इजाजत है। अच्छा, कैपिटल गेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज shall be chargeable to tax at prescribed rates, रेट फिर प्रेस्क्राइब करेंगे, अदर देन गेन that is exempt from tax। सेक्शन 37A बैंक्स के ऊपर नहीं लगता, इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर नहीं लगता। इफ दे सेल, बोलें, इफ दे सेल पब्लिक कंपनी शेयर्स, दिस सेक्शन विल नॉट अप्लाई। फिर कौन सा लगेगा वो हमारे सिलेबस में नहीं, दिस सेक्शन विल, कोई समझ आई बात जो लिखी हुई है? असल में तो बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज के न्यूमेरिकल तो वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं, क्योंकि ये कंपनीज हैं, और हमारे सिलेबस में न्यूमेरिकल सिर्फ आएंगे इंडिविजुअल्स के और एओपीज के। तो अगर बैंक या इंश्योरेंस कंपनी पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेच दे, हाइब्रिड में पता चल रहा है, तीसरी रो में कुछ नहीं लिखा जा रहा, इफ दे सेल पब्लिक कंपनी शेयर्स, तो फायदा कोई नहीं ना, तो साथ बैठे हुए वाले भी नहीं बताते, मजे में सारे लगे हुए अपनी अपनी धुन में सारे। इफ दे सेल पब्लिक कंपनी शेयर्स दिस सेक्शन विल नेवर अप्लाई, ये सेक्शन नहीं लगेगा अगर बैंक और इंश्योरेंस कंपनी पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचते हैं। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, ये एक फॉर्मूला है, ये इन्होंने बनाया था, ये इन्होंने सेक्शन 37 से चोरी किया है, सेक्शन 37 एक गया हुआ था, लेके आ गया उधर से। वेयर ए इज द कंसिडरेशन एंड बी इज द, इस पे कभी टाइम निकाल के आइएगा, बात करेंगे इस पे, कभी शाम को क्लास रख लेंगे मगरिब के बाद। अच्छा, हम अगर कभी आपको लेट बिठाएंगे मिसाल के तौर पे 4-5 बजे तक, और आप ये कहेंगे कि हमें क्यों लेट बिठाया, तो हम आपको कहेंगे कि 8 बजे से 10 बजे तक जिंदगी में कभी शादी अटेंड किया आपने रात को जाके, तो आप कहेंगे हाँ अपनी भी करनी है, तो आपके पास कोई उज़र नहीं होगा, सर वो आगे लेने से ये, सर घर वाले क्या कहेंगे रात को ग्रुप, तो आर्टिकल्स में क्या होगा जी, पॉइंट नंबर 2, नहीं सर आपको नहीं पता सर, पॉइंट नंबर 2। अच्छा, होल्डिंग पीरियड कैसे निकलता है, ये एक बहस शुरू हो गई कि होल्डिंग पीरियड कैसे निकलता है, होल्डिंग पीरियड, तो ये एक प्रॉपर बहस शुरू हो गई। अब ये मैन व्हाट इज दिस, अच्छा अब सवाल ये है कि होल्डिंग पीरियड, ये मेरा पड़ा, ये 2 सेकंड होल्डिंग पीरियड। तो अगर आपने किसी चीज को खरीदा और बेचा, उसके दरमियान के अरसे को होल्डिंग पीरियड कहते हैं। देखें क्या सोच के इन्होंने निकाला है, वैसे रियली अप्रिशिएट, यानी होल्डिंग पीरियड इन्होंने बता दिया क्या होता है, यानी 2010 में प्लॉट खरीदा, 15 में बेचा, 5 साल रखा, सुभान अल्लाह। हम तो वरना 5 साल को 10 से मल्टीप्लाई करके समझते होल्डिंग पीरियड, शुक्र है इन्होंने बता दिया। इसको डिस्कस करेंगे कभी, आगे चलें। पॉइंट नंबर 3, सिक्योरिटी का मतलब है शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी। तो सिक्योरिटीज का क्या मतलब है, बोलें, शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी के शेयर सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में आती हैं। इसके अलावा चंद चीज और भी सिक्योरिटीज में आती हैं, क्योंकि सिक्योरिटी एक ब्रॉड मीनिंग रखता है, सिक्योरिटी एक ब्रॉड मीनिंग रखता है। वाउचर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन, मुदारबा सर्टिफिकेट्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, डेट सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। अब किसी दीवाने ने कहा कि ये क्या चीजें हैं, हमें तो समझ नहीं आ रही, पोके
पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन कल समझाते समझाते इनको जो है वो आधा घंटा लग गया था, वो तो समझ आ गई है पब्लिक कंपनी क्या होती है। लेकिन आई कैप वालों, खुदा के लिए हमें बता दो ये क्या नाम आपने डाल दिए। कल पेंटिंग पढ़ा, ज्वेलरी पढ़ा, वो समझ आ रहा था, ये डेट सिक्योरिटीज क्या होता है। आई कैप ने कहा फिर मैंने डाल भी देनी है डेफिनेशन। लोगों ने कहा डाल ली डेफिनेशन। फिर जब आई कैप ने डेफिनेशन डाली फिर चीखें निकली। Corporate debt securities such as term finance certificates, sukuk certificates, Sharia compliant bond, registered bond, commercial paper, participation term certificate, and all kind of debt instrument issued by any Pakistani or foreign companies in Pakistan, and government debt securities such as Treasury, federal investment bonds, and foreign currency bond, and government paper, municipal bond, infrastructure bond, and all kind of debt instruments issued by federal government, provincial government. अब लोगों ने कहा कि आई कैप आप ऐसा करो कि आप कमर्शियल पेपर की डेफिनेशन डालो। आई कैप ने कहा मैं डालन नहीं 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 जानो, तुम जज्बाती हो गए तुम। तो मेरे भाई इन सारी चीज़ों की डेफिनेशंस पढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन आई कैप ने आपके सिलेबस में नहीं डाली, क्योंकि आई कैप को पता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं सीए फाइनल में जाके आप लोगों ने पढ़नी हैं, लेकिन अनलकीली इनके नाम याद करने पड़ेंगे। किचन में बैठ जाइएगा आग जला के, आज चूल्हे के पास खोलता हुआ पानी रख दीजिएगा, थोड़ी देर बाद अंडा डाल दीजिएगा उसमें, साथ साथ क्यों डाल रहे हो उंगली मुंह में, क्यों डाल रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 चीजें यहां नहीं आनी चाहिए, प्लीज दूर रखा करें, वरना तो आदत पड़ी तो ये नीचे वाली 10 भी डाल देनी हमने। छोटा बेबी नहीं होता, एंजॉय कर रहा होता है वो, बेटे तो कितनी मामा मैं तो गया हूँ, आपकी आप ही की बचपन की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, ओके। तो भाई इन चीजों का कोई हल नहीं है कि इन चीज ये दीवारों से टेकने लगा, इन चीजों का कोई हल नहीं है, बस अब ये याद करनी है। तो चलें याद करते हैं बैठ के। मैं क्यों करूं, पेपर आप लोगों के कर लीजिएगा। याद करें कि सिक्योरिटी का क्या मतलब है, शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, वाउचर्स ऑफ, बस होंगे कुछ पता नहीं क्या है, मुदारबा, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, डेट सिक्योरिटीज को उसने नीचे डिफाइन कर दी है, यूनिट्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। ये 2 4 6 दफा पढ़ेंगे, आपको पता है फिर भी याद नहीं होना, 10 दफा पढ़ने से ही होना है इंशाल्लाह। मैं हौसला नहीं दे रहा आपको, हकीकत बता रहा हूँ, 10 दफा पढ़िएगा इंशाल्लाह याद हो जाएगा। सर फिर भूला होता है सर, याद तो कर जी। हाइब्रिड में हाथ खड़े किए, माइक इनको मुहैया करें, माइक उधर पड़ा होगा किसी रो में। आप लोग डेट सिक्योरिटीज याद कर लें मीनवाइल जी। ऑन करें, देखो ऑन नहीं हो रहा। जी जी बंदा आ रहा है। चलें ठीक है, क्लास के बाद आके सवाल पूछ लें। समीर ये चेकिंग पहले से करके रखा करें, उम्मीद है कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जिससे अगली चीजों में मसला हो। अच्छा, सिक्योरिटीज मीन शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, याद करें, वाउचर्स ऑफ पीटीसी, मुदारबा सर्टिफिकेट्स, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेट सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। और इसी तरह डेट सिक्योरिटीज में कुछ चीजें हैं, बाकी ये दोनों चीजें हैं इंशाल्लाह कल करेंगे। अभी आप जो है वो ऐसा करें कि एक न्यूमेरिकल है वो इंशाल्लाह हम करेंगे। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन पढ़ लें। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, 2 कंपनीज के शेयर्स हैं, एक पीटीसीएल के शेयर्स हैं और एक यूफोन के शेयर। मेरा असल में अब आगे कुछ कराने को दिल नहीं चाह रहा, इसलिए आप लोग से छोड़ दें।
इनको जरा याद कर लीजिएगा। आप लोग आ जाएं पेज 22 पे, पेज 22। इंशाल्लाह अगले हफ्ते के मिड या एंड तक बुक भी आ जाएगी। तो आप हजरात जिनके पास बुक आ चुकी हुई है और लेक्चर इनके पेंडिंग है, ये हजरात जल्दी जल्दी लेक्चर कवर करें और चैप्टर 18 का क्वेश्चन नंबर 30 निकाल लें। ये लोग, आप लोग तो पेज नंबर 22 निकाल लें इन्हीं नोट्स का। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2023, अमजद कैरिड आउट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टीज। अमजद ने अपनी प्रॉपर्टीज के लिए ये ट्रांजेक्शन्स की हैं। डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज होंगी। सबसे पहले तो इसने क्या किया है, उसने बिल्डिंग को किराए पे दे दिया है अलोंग विद मशीनरी। ये है, पता नहीं कौन सी इनकम है, आपको शायद आइडिया हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसके अलावा इसने अपने घर को भी किराए पे दे दिया है। एक घर था इसका DHA कराची में, उसको भी किराए पे दे दिया। ये कौन सी इनकम होगी इसकी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसके अलावा इसने कोई फोरफिटेड एडवांस पे कब्जा कर लिया है। फोरफिटेड एडवांस पर कब्जा कर लिया है, यानी एडवांस पे कब्जा कर लिया, एडवांस पैसे को मिलेंगे उस पे कब्जा कर लिया। ये क्या है, इनकम फ्रॉम। अच्छा, इसने एक प्लॉट भी बेचा है आज। वो ये कौन सी, ये क्या है, ये कैपिटल गेन्स सेपरेट ब्लॉक। ये कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। अच्छा जी, पढ़ें जी। अब भाई बहुत ज्यादा टेंशन चाहिए, साथ वाले को परा परा कर दें। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2023, अमजद कैरिड आउट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। नंबर 1, ये हाईलाइट क्यों कर ले, फिर मैं आगे पढ़ता हूं। तो ये 4 काम इसने किए हैं इस साल। एक बिल्डिंग को प्लांट मशीनरी के साथ किराए पे दिया है, एक इसने अपना प्लॉट प्रॉपर्टी किराए पे दे दी है, एक इसने किसी के एडवांस पे कब्जा कर लिया है, और दूसरा इसने एक प्लॉट बेच दिया। नीचे उन्हीं प्रॉपर्टीज की डिटेल दी हुई है। ऑन 1 जुलाई 2022 को अमजद ने एक फैक्ट्री खरीदी है सखर में, अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी। उसमें मशीनरी और प्लांट लगा हुआ था, कोई लगाने की जरूरत नहीं थी। फॉर 4 मिलियन। कितने की खरीदी है, 4 मिलियन की क्या खरीदा है, एक्सलेंट बिल्डिंग। और 6 मिलियन की मशीन 6 मिलियन की और 4 मिलियन की बिल्डिंग। टू मैनेज द शॉर्टेज ऑफ फंड्स, पैसों की कमी को पूरा करने के लिए उसने 20 लाख रुपया उधार लिया है। उसने 20 लाख रुपया उधार लिया है 1 जुलाई को अपने दोस्त शमशाद से क्रॉस चेक के जरिए। ये तो फिर अदर सोर्स में नहीं जाएगा। हमने पढ़ा था लोन ले सकते हैं दूसरों से क्रॉस चेक में, तो क्रॉस चेक से ले लिया, फिर तो अदर सोर्स में बस एक लोन है। हाँ, इस पे आपने इंटरेस्ट कितने % देना है, 18%। 1 जनवरी 23 को उसने बिल्डिंग को किराए पे चढ़ा दिया मशीन के साथ, यानी हमारा साल खत्म होने से 6 महीने पहले। 1 जनवरी खरीदी थी प्रॉपर्टी साल के शुरू में, ये मुझे पता है, लेकिन उसको किराए पे कब चढ़ाया है, 1 जनवरी 23 को। टू बासित एट अ मंथली रेंट ऑफ 5 लाख पेएबल इन एडवांस। इस बात का मतलब बताएं, मंथली रेंट ऑफ 5 लाख पेएबल इन एडवांस। हाथ खड़ा करके मतलब बताएं, हाथ खड़ा करके मतलब बताएं। नहीं, एडजस्टेबल तो नहीं, है बिल्कुल। कोई हर महीने के स्टार्ट में किराया मिलेगा, हर महीने के, यानी कि जनवरी का किराया कब मिलेगा, 1 जनवरी को। फरवरी का किराया 1 फरवरी को। तो कोई नहीं, साल में 6 किराए मिलने हैं, महीने के एंड पे मिले या शुरू में मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बता दें 6 किराए मिलेंगे कितने अरसे में, हमारे साल में। क्योंकि घर कब किराए पे चढ़ाया है, ये प्रॉपर्टी कहां है, सखर में। नीचे आए, फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वर इनकर्ड बाय हिम इन सखर एंड कराची। कराची की तो अभी हम बात नहीं कर रहे। सखर में इसने क्या किराए पे चढ़ाया हुआ है, टुगेदर विद, तो बिल्डिंग की रिपेयर भी कराई होगी, मशीन की रिपेयर भी कराई होगी,
शायद वो ग्राउंड इसका अपना नहीं है, उसका रेंट भी दिया होगा कोई। वैसे तो इसने बिल्डिंग खरीद ली है, तो नीचे ग्राउंड किसी और का होगा, उसको रेंट दे रहा होगा, ठीक है। और इंश्योरेंस भी कराई है बिल्डिंग की, डन। अच्छा, अब इन पे सेक्शन 15A नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का चैप्टर नहीं है। ये सारे खर्चे हम एज इट इज माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने चैप्टर यहां लगाना है इनकम फ्रॉम। आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, साथ वाले को जरा अटेंटिव कर दें, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। आज मैंने बिल्डिंग को किराए पे दिया है प्लांट एंड मशीनरी के साथ। तो अदर सोर्स के चैप्टर के पहले सफे पे हमने पढ़ा था इनकम फ्रॉम लीज ऑफ एनी बिल्डिंग टुगेदर विद, जाया करेगा इनकम फ्रॉम। और फिर हमने जाके पढ़ा था सेक्शन नंबर 40 के अंदर डिडक्शंस इन कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, in computing the income under the income from other sources, the deduction shall be allowed for any expense paid by the person. So that's why these all are any. These all are any. ये सारे के सारे माइनस करने की इजाजत है। सारे खर्चे, रिपेयर भी माइनस करो, ग्राउंड रेंट भी माइनस करो, इंश्योरेंस भी माइनस करो, अला बला भी माइनस करो, एनी कोई भी खर्चा माइनस करो, नहीं। इन सारे के सारे खर्चों पे, इनके ऊपर नहीं। ये कराची का घर तो किराए पे दिया हुआ है, इस पे प्रॉपर्टी का चैप्टर लगेगा। तो आज सबसे बेहतरीन काम हम करने लगे हैं, इसको सर्कल लगा के हम लिखने लगे हैं कि ये सारे खर्चे सेक्शन 40 के 1 की रोशनी में माइनस होंगे, प्रॉपर्टी के चैप्टर की रोशनी में माइनस नहीं होंगे। सेक्शन 40 के, और सेक्शन 40 का 1 कहता है कोई भी खर्चा माइनस करने की, साबित कर दो ये उस प्रॉपर्टी को किराए पे देने के लिए किया। सेक्शन 15A नहीं खोला हमने, 15A में तो डिटेल थी कि रिपेयर को कैसे माइनस करना है, ग्राउंड रेंट को कैसे माइनस करना है, इंश्योरेंस को कैसे माइनस करना है, रेंट कलेक्शन चार्जेस। अगर रेंट कलेक्शन चार्जेस होते यहां इनको भी पूरा माइनस करते, लोअर ऑफ 4% उस चक्कर में ना पड़ते, क्योंकि अदर सोर्स के चैप्टर का तो रंग ही कुछ और है। वो कहते सारे खर्चे माइनस करो, वो तो प्रॉपर्टी का चैप्टर जो है वो कंजूस था, मक्खी चूस था। वो कहता था कि थोड़े थोड़े करके माइनस करो, ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो। इस चैप्टर में तो सारे खर्चे माइनस करेंगे हम, हत्ता के हम एनी में एक और खर्चा भी डाल देंगे। ये जो इंटरेस्ट आपने पे किया है इसको भी हम माइनस करेंगे, इस 18% के आगे भी हम लिखेंगे। सेक्शन 40 के 1 की रोशनी में ये भी अलाउड है। सेक्शंस के नंबर याद नहीं करने, लेकिन जाहिर बात है घर में रेफरेंस के लिए तो पता होना चाहिए ना ये कौन से सेक्शन का कौन सा पॉइंट अप्लाई करा रहे हैं सर। तो इंटरेस्ट भी हम माइनस करेंगे। इंश्योरेंस जिस मर्जी की हो, यहां इंश्योरेंस सब माइनस करने की इजाजत है। अदर सोर्स के चैप्टर में कोई वो लिमिट नहीं है। प्रॉपर्टी भाई, इंश्योरेंस कौन सी बिल्डिंग की कराई है भाईजान? इंश्योरेंस कराई है सक्खर वाली बिल्डिंग की, और सक्खर वाली बिल्डिंग किसके साथ किराए पे दी हुई है? अलॉन्ग विद प्लांट एंड। जब बिल्डिंग को अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दे दें तो ये सारी की सारी इनकम उठ के कहां चली जाती है? जो सक्खर वाली बिल्डिंग की इंश्योरेंस कराई है हमने और कौन सी की कराई है? ऊपर बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है सक्खर सक्खर सक्खर। ठीक है जी, ओके। हाँ, हाइब्रिड में थर्ड क्लास रूम में बातें करने का मौका मिल गया, हम चुप ना किया करें, वरना लोग तो इसको यूज करते हैं फैसिलिटी को कि हमें बातें करने का मौका दे दिया गया। अभी भी हो रही हैं। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 1, आज तो मजा आ गया, जबरदस्त सवाल। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, रेंट फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग। ये इतना लंबा पेपर में लिखने की जरूरत नहीं होगी, ग्रॉस रेंट का लफ्ज भी लिख सकते हैं इसकी जगह, टुगेदर विद मशीन। जी, कितना किराया तय हुए 6 महीने में से हर महीने का? 5 लाख किराया तय हुआ है।
5 लाख को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 महीने से। रुपीज में सवाल कर लें, रुपीज इन 1000 में कर लें? रुपीज इन 1000 में कर लेते हैं। थ्री, मैं इधर क्या लिखूं? 3000 लिखने हैं या 300 लिखने हैं? असल में 5 लाख ज़रब 6 जवाब आ रहे 3 मिलियन। तो मैं 3 आंडे ऊपर ले गया हूं क्योंकि गर्म है। 3 आंडे ऊपर ले गए, बाकी 3 आंडे नीचे बच गए। मौसम भी अभी आ रहे हैं इंशाल्लाह। हॉटपॉट ले लें, उसी में डाल के ले आया करें, हम आपके बिकवा दिया करेंगे इंशाल्लाह। क्लास में लाइव बिकवाया करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल कैमरे के सामने। हॉटपॉट में कितने आ जाया करेंगे? इस तरह ना करना, रात को रख दिया करना, सुबह उठा रहे हो, पाए नहीं है, अंडे हैं, तो थोड़ी देर के लिए उबाल के ले आया करना इंशाल्लाह। इधर बिकवाया करेंगे। कौन कौन खरीदेगा जी इंशाल्लाह? अगर लाइव मिल जाए नमक के साथ, 1 2 3, तो इतने ग्राहक बैठे हैं। सप्लायर कौन होगा जी? सप्लायर माशाल्लाह। एडवर्टाइजमेंट कौन करेगा? मैं इंशाल्लाह। एडवर्टाइजमेंट मेरी तरफ से 1% कमीशन लूंगा। ओके, लेस अब हमने क्या माइनस करने हैं? खर्चे माइनस करने हैं। खर्चे तो सारे माइनस करने की इजाजत है। करें अन्नेवा। अन्नेवा मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ही अन्नेवा देख के किया करें, मतलब थोड़ा सा कि अन्नेवा का मतलब है कि ये सारे खर्चे माइनस करें। बोले बोले भाई, रिपेयर का खर्चा माइनस करें, फलां का खर्चा माइनस करें, फलां का खर्चा माइनस करें। बताएं जी, रिपेयर बिल्डिंग की और फलां की 2,70,000। क्या लुट मची हुई है? टोटल नहीं कर सकते तो आप पूरा पेपर ही एक सफे पे कर दिया करें। रिपेयर कितने कितने आप लोग जो है वो शॉर्टकट ही लोग इतने ना शॉर्टकट जिंदगी में लगाए। आराम क्या खेती है, तो बाय रिक्शा आ गया, मशीनरी इकट्ठे नहीं कर सकते। सवाल सही था लेकिन माजरत मैं जवाब दूसरी साइड में निकल गया। मतलब समझाना मकसूद था कि बस थी कि समझा करें। हमें कोई जल्दी नहीं, हम इतने बोर हो गए ये सवाल करा रहे हैं कि आपकी सोच है। ये 2019 से तकरीबन जो है वो 6 साल हो गए। 12वीं 13वीं दफ़ा हम सवाल करवा रहे हैं, तो हम बोर नहीं हो रहे हर एक को अलग अलग लिखते हुए। तो आप ज़िंदगी में पहली दफ़ा इनको लिखते हुए बोर होने लगे हैं। तो हमारी बोरियत का लेवल चेक करें। हमने कभी आपको बोरियत महसूस कराई? यार वही सवाल शक्कर वाला, वही जो पिछले 6 महीने, मैंने कभी ऐसा फील कराया आपको? वही ग्राउंड रेंट माइनस कर दें जो पिछली दफ़ा वालों को कराया था, कर दें। हम अपनी बोरियत दिखाने लग जाएं, आप तो अगले दिन आए ना। वही इंश्योरेंस माइनस कर दें जो पिछली दफ़ा वालों को कराई थी, कर दें। 150 ही थी पिछली दफ़ा भी। एक्टिव मैन, यू एक्टिव माशाल्लाह। क्या ज़बरदस्त सवाल है, हम तो इस तरह खुश होते हैं देख देख के। सर ये ग्राउंड रेंट और रिपेयर ये एक्सपेंसेस तो प्रॉपर्टी के एक्सपेंस हैं। नहीं 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 नहीं, प्रॉपर्टी के एक्सपेंस नहीं है भाई, ये प्रॉपर्टी के एक्सपेंस नहीं है मोहतरम। अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दो तो बिल्डिंग की इंश्योरेंस कराओ, प्लांट की इंश्योरेंस कराओ, जिस मर्जी की इंश्योरेंस कराओ। प्रॉपर्टी के चैप्टर ने तो वाजे तौर पे बता दिया था कि अगर आप घर किराए पे दो तो ये खर्चे ऐसे माइनस करो। अगर आप पूरा घर ही मशीनों के साथ किराए पे दे दो, वो तो बिल्डिंग प्लांट मशीनरी के साथ किराए पे दे रहे हो, उसके तो खर्चे और ज्यादा बढ़ जाएंगे, उधर भी खर्चे माइनस करने की इजाजत है। तो ये मेरे भाई ये सखर के खर्चे हैं, याद रखिएगा। और सखर में हमने क्या चढ़ाया हुआ है किराए पे? लैंड बिल्डिंग अलोंग विद प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी अंडर डाल के किराए पे चढ़ाई हुई है, तो इधर तो बहुत ज्यादा खर्चे होंगे हमारे। ये कैसे कह दिया आपने कि ये प्रॉपर्टी के चैप्टर के खर्चे हैं? प्रॉपर्टी के चैप्टर के खर्चों का मतलब ये होता है कि हमने घर किराए पे चढ़ाया हुआ है। अगर घर किराए पे चढ़ाएं तब भी इस तरह के खर्चे होंगे, लेकिन अगर घर के अंदर मशीनें डाल के किराए पे चढ़ा दें तब तो और ज्यादा खर्चे होने हैं। जितने मर्जी खर्चे करें, हजारों खर्चे करें, माइनस करें, बस कोई मसला नहीं। अच्छा, एक भाई खर्चा माइनस कर लें, इंटरेस्ट, क्योंकि ये भी खर्चा है। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि जो इंटरेस्ट आप माइनस करें वो
अब आप फिर कहेंगे खर्च इंटरेस्ट तो सेक्शन 15A के अंदर लिखा हुआ था माइनस करने, नहीं भाई यहां लिखा हुआ है जो मर्जी खर्चा माइनस करे, फिर मैं जो मर्जी करूं सारे खर्चे माइनस करूंगा। इस बुनियाद पर इंटरेस्ट भी माइनस करने की जाती है, लेकिन इंटरेस्ट में एक ध्यान रखना जो प्रॉपर्टी के चैप्टर में रखा था, इंटरेस्ट पे चाहे साल का करें, माइनस उतने अरसे का करें जितना अरसा घर किराए पे रहा। इंटरेस्ट पे दोस्त को इंटरेस्ट पे आप पूरे साल का करेंगे, क्योंकि उससे लोन जो है वो साल के शुरू में ही लिया होगा, शॉर्टेज ऑफ फंड्स मैनेज रकम जुलाई को ही की होगी। पे आप पूरे साल का करें इंटरेस्ट, लेकिन माइनस पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं करेंगे। कितने अरसे का इंटरेस्ट माइनस करेंगे? जितने अरसे का इंटरेस्ट जो है वो अदर सोर्स कमाने के लिए इस्तेमाल हुआ। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन कितना? 2 मिलियन। इंटरेस्ट रेट कितना अरसा घर किराए पे रहा? 6 महीने। ये रेट कितने अरसे के? 1 साल का। 6/12 180। क्या जल्दी है? मैं क्या टोटल करन हूं? नाइफ थले साहब, रिलैक्स, छुरी थले साहब, रिलैक्स। अच्छा जी, अब आज एक प्रोविजन हम पहले से पढ़ा चुके हैं हाइब्रिड में थर्ड रो वालों को, लेकिन फिर भी जो है वो हम इस प्रोविजन को रिवाइज करवाएंगे आज, और आज इसको न्यूमेरिकल में डालेंगे। जूते शूते उतार दें, जरा पाँव को फ्रेश करें, और इधर टेंटे वो पाँव का डायरेक्ट ताल्लुक दिमाग के साथ होता है। घास पे आपने देखा होगा ना, लोग जूते उतार के फिर रहे होते हैं। अच्छा, अब इधर देखें, अब इधर देखें, मैंने कहा था तस्मा वाले पहन के आया करें। अब इधर देखें गौर से, हम जाएंगे बिजनेस के चैप्टर में। जाने की वजह यह है कि हमने ताज़ा ताज़ा अदर सोर्स के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई बंदा किराए पे दे दे बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को, अगर कोई बंदा किराए पे दे दे बिल्डिंग और प्लांट एंड, ना पियो ना पानी, सब्र कर जाओ, कुछ नहीं हो जाता, बंद करो बोतल। अगर कोई बंदा किराए पे दे दे बिल्डिंग को, किसके साथ? प्लांट एंड मशीनरी के साथ, तो सेक्शन 22 की रोशनी में प्लांट और बिल्डिंग को डेप्रीशिएट भी करने की डेप्रीसिएशन बिल्डिंग। सर रिपेयर भी, हाँ रिपेयर भी माइनस करें। रिपेयर तो मजदूरों को रिपेयर करने के पैसे दिए, मशीन ओवरऑल तो वैल्यू घिस रही है, डेप्शन अलग खर्चा है, रिपेयर अलग खर्चा है। एसी इस्तेमाल करने से हर साल वैल्यू लूज करता है, वो अलग खर्चा है, और एसी बार बार सही कराना पड़े रिपेयर, वो अलग खर्चा है। ये दोनों खर्चे एक नेचर के हैं ही नहीं, ये दोनों खर्चे हमें होते हैं। आप मोटरसाइकिल लें 4 साल बाद सस्ता बिकेगा, ये डेप्रिसिएशन है, लेकिन हर साल मोटरसाइकिल की रिपेयर भी करानी पड़ती है। तो भाई ये मतलब नहीं कि रिपेयर माइनस कर लिया तो डेप्शन माइनस नहीं करेंगे। लेकिन प्रॉपर्टी का चैप्टर बहुत कंजूस था, वो कहता था बस रिपेयर माइनस करने की इजाजत है, डेप्शन वगैरह माइनस करने की इजाजत। लेकिन अदर सोर्स के चैप्टर ने चीख चीख के बताया है कि अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर अ पर्सन रिसीविंग द इनकम फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, इसको इनिशियल अलाउंस अभी सवाल में हमने नहीं डाला हुआ, क्योंकि इस सवाल में बनता भी नहीं, क्यों नहीं बनता वो फिर कभी आपको बताएंगे जब इनिशियल अलाउंस पढ़ेंगे। तो भाईजान बिल्डिंग और प्लांट की डेप्रिसिएशन भी माइनस करने की इजाजत है, बॉल पॉइंट मुंह से निकाल, बिल्डिंग और प्लांट की डेप्रिसिएशन भी माइनस करने की इजाजत है। अब मैं खोलने लगा हूं सेक्शन 22, पिछले सेशन के नोट्स खोलते हैं, कैफ 2 सितंबर 2025। आप लोगों के पास तो ये सफा नहीं है। फिर उसके बाद मैं जाऊंगा चैप्टर 8 में। चैप्टर 8 आ गया इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसमें हम चले गए बिजनेस इनकम के अंदर डेप्रिसिएशन के रेट ढूंढने के लिए। तो डेप्रिसिएशन के रेट हमें मिले, भाई ये तस्वीर जरा खींचना, डेप्रिसिएशन के रेट हमें मिले बिल्डिंग के लिए 10% और प्लांट के लिए 15%। ये पेपर में गिवन होंगे रेट। बिल्डिंग के लिए टैक्स वाले 10% रेट यूज करते हैं और प्लांट के लिए 15% रेट यूज करते हैं।
लेकिन एक बड़ी अजीब चीज है, टैक्स वाले कभी भी डेप्रिसिएशन को, हाइब्रिड में लास्ट रो क्या हो रहा है, इधर कौन से नोट्स किस रो से उठाए जा रहे हैं, मैं क्लास पढ़ा रहा हूं। अच्छा, लेकिन टैक्स वाले कभी भी याद रखिएगा इस चीज की इजाजत नहीं देते कि डेप्रिसिएशन को टाइम बेस पे पोर्शन करें, 1/12, 2/12, 3/12, उनकी अपनी मर्जी। इंटरेस्ट को करने टाइम बेस पे पोर्शन, रूल है, बस जो है लॉ में लिखे हुए वही करने पड़ेंगे, अपने रूल नहीं बनाने। तो डेप्रिसिएशन को टाइम बेस पे पोर्शन नहीं करते। तो कल हम इंशाल्लाह बिल्डिंग की पकड़ेंगे कॉस्ट, और बिल्डिंग की कॉस्ट सवाल से पकड़ के उसके ऊपर लगाएंगे रेट। बिल्डिंग की कॉस्ट पकड़ के सवाल पे उस पे लगाएंगे रेट इंशाल्लाह। ये देखें बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है, 4 मिलियन। और फिर हम कल पकड़ेंगे ये जो हिलजुल शुरू होगी ना हाइब्रिड में, मैं आई विल नॉट स्पेयर नाउ, कितने दिनों का बता चुका हूं, जब मैं बंद करूं तब चीजें बंद करनी होती हैं। अच्छा, तो मैंने क्या करना है आप लोगों को, ऐसे दिल को ना ले रही हूं, आई विल नॉट स्पेयर यू, क्या कह देना है मैंने आप लोगों को। बिल्डिंग को भी कल हम डेप्रिशिएट करेंगे, और रख लेते अब रजिस्टर, तकरीबन अंदर जा ही चुका हुआ था, रख लेते, जाएं रखें रजिस्टर अंदर, कल करेंगे। लेकिन ये नोट कर लें, डेप्रिसिएशन कल माइनस करेंगे, ठीक है। बॉल पॉइंट मुंह में डाल के नहीं खोलनी आइंदा कभी, याद रख लीजिएगा ये प्लीज, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम एड्रेस करेंगे।